दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 24 पेशकश मेरे कारवां। मैं बवक्त मुतज़ाद एहसासात में घर गया। दुख और सुख के एहसासात। मुझे इस बात से खुश महसूस हो रही थी कि एक बार फितने को मैंने निस्तो नबूद कर दिया और साथ ही साथ इसके एहसास ने दिल को बोझल कर दिया कि वो जैसा भी था मैं था। मैं आखिरुल जिक्र एहसास का कोई नाम देने की कोशिश ही कर रहा था कि ज़ेर ज़मीन सुरंग की महदूद फिजा एक मखसूस नुकराई कहकबे से गूंज उठी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। वहाँ कोई भी नहीं था। वो जो थोड़ी देर पहले मुझसे परसरे बेकार था, इसे मौत निगल चुकी थी। सुरंग में मौजूद हल्की सी रोशनी जो मंजिल वाज़ह कर रही थी, इसमें मुझे नकली वजदान और नकराई कहके की हामिल हस्ती कहीं दिखाई नहीं दी। अपने नगीटों के बारे में मैं तो सोच सकता था। तेज़ रफ्तार ट्रेन ने इसका कीमा बना दिया होगा। इसके जिस्म की बाकियात सुरंग की दीवारों और रेलवे ट्रैक पर कहीं तलाश की जा सकती थी, लेकिन वो मखसूस कहकर जिस हस्ती की तरफ इशारा कर रहा था, वहाँ इसकी मौजूदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और ये बात भी नहीं थी कि मेरी समात ने इसकी आवाज़ पहचानने में कोई कोताही की हो। एक लम्हे के लिए इस वीरान ज़ेरे ज़मीन में सुरंग में गूंजने वाले नुकराई कहके के रस और सर्क और खनक में मैंने पलक झपकने में शिनाख्त कर लिया था। वो मलका खुसार में लैगरी की जानी पहचानी और मानी हुई आवाज़ थी। सुबह के 3 बजने वाले थे। हम इस वक्त शुगर हिल के इलाके में वसीम के अपार्टमेंट में थे। हम थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे थे। हार्लम इस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था। नकली वजदान का कांटा निकल गया था, लेकिन इसकी चुभन बाकी थी और ये चुभन सैकड़ों अंदेशों को जन्म दे रही थी। खास तौर पर नलगरी के मखसूस कहके ने मुझे गौर फिक्र के अथाह समंदर में ला फेंका था। जमीन दोस्त रेलवे ट्रैक पर इसकी गैर मर्री मौजूदगी अकल में समाने वाली बात नहीं थी। नलगरी से होने वाली आखिरी मुलाकात मेरे जहन में नक्श थी। वो वक्त रुखसत द अहद मलूल और दिल गिरफ्तार थी। वो मुझसे शाकिती की थी। मैंने इसकी कदर नहीं की। इसने तन मन धन मुझ पर निछावर कर दिया, लेकिन मैं इसका ना हो सका। मैं पता नहीं अपना भी ना था या नहीं, इसका कैसे हो जाता। यही शिकवा नकली वजदान को भी था। वो मेरे तसर्रुफ में आना चाहता था, लेकिन मैंने इसे दरखोरे इतना ना जाना। रद्द अमल के तौर पर मुझसे भरकर मनफी कुव्वत के हाथ का मैल बन गया और अब रब्बी को इससे हाथ धोना पड़ गए थे। मैंने शातिर रब्बी के हाथों का मैल निकालकर जमीन दोस्त रेलवे सुरंग की दीवारों पर पोत दिया था। ओह नाखस कम जहां पाक। नलगरी मुस्बत तर्ज फिक्र की हामिल थी। वो तो मेरी कुछ अदाई से शौकी थी। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसी पाबंदी का कायल नहीं था। मेरी जिंदगी का तौर ऐसा था, अपने पाँव में जंजीर नहीं डाल सकता था, चाहे वो जंजीर। ऐसा सोचते हुए अचानक मेरी सोच को एक झटका लगा और आयु मेरा ध्यान साहिल की तरफ मुड़ गया। वो एक ऐसी जंजीर थी जिसकी तमन्ना ने मुझे तड़पा कर रखा हुआ था। इसके हसूल के लिए मैं दर्द की खाक छान रहा था। वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही, मगर नज़दीकी के बावजूद भी इसके हसूल में अनगिनत दीवारें उठी चलती गईं और अब तक उठ रही थी। इनमें से बाज़ दीवारें तो आसमान तक बुलंद थीं। इनके कद काट नापते नापते मेरी गर्दन थकने लगती, आंखों में मिर्चें सी भर जाती और मैं सटपटा कर रह जाता। पता नहीं मैंने इसका नाम साहिल क्यों रख दिया था। डूबने वाले साहिल की ख्वाहिश के हाथ पांव मारते रहते हैं। वो इन्हें चंद हाथ की दूरी पर दिखाई देता है, लेकिन ये चंद हाथ कभी खत्म नहीं होते, हत्ता कि इनके हाथ पांव बेदम हो जाते हैं। मैंने महसूस किया मेरी सोच में मायूसी आ रही थी। ये सितमंद निशानी नहीं थी, मगर हर इंसान अपनी नफ्सियात से मजबूर हो जाता है और हालात के पेश नज़र इसे गमी और खुशी के दौरे पड़ते हैं, और मैं भी एक इंसान ही था। मैंने मायूसी की फिजा को ज्यादा देर तक खुद पर तारी नहीं रहने दिया और जहन झटक कर अपने तवज्जो नलगरी की जानिब मबजूल कर दी। इस हुस्न की देवी ने कराची में आखिरी मुलाकात के दौरान में ये दावा किया था, अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगी, बल्कि मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी। इसका ये दावा अगरचे अजीब व गरीब था, ताहम अभी भी तक जुज़वी तौर पर सच्चा साबित हुआ था। यानी इस मुलाकात के बाद से इसने मुझे अपनी झलक नहीं दिखाई थी। ये अलग बात कि वो मुझे अपने पास बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकी थी। इस रोशनी में सुरंग के अंदर उभरने वाली नलगरी का नकरोई कहका मुझे ज़हनी तौर पर उलझा रहा था। मैंने ये सोचकर इस किस्से को दिमाग से झटक दिया, हो सकता है वो मेरी समात का धोखा हो। ये बड़ा मौसर टोंका था। इंसान किसी भी शय को धोखा करार देकर खुद को बड़ी खूबसूरती से धोखा देने में कामयाब हो जाता है। वसीम मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, खास तौर पर नकली वजदान और मेरी बातनी सलाहियतें इसके जहन में धुम मचा रही थी। इस वक्त इसकी जो जहनी हालत थी वो पूरी तरह इसके चेहरे से झलक रही थी और वो बेहद उलझा हुआ था। वसीम एक काबिल एतमाद शख्स था, लिहाजा मैंने नहायत ही जामे मगर मुख्तसर और मौसर अल्फाज में इसकी तशरीह कर दी। अपनी बातनी सलाहियत को मैंने एक हद तक इस पर वाज़ह किया था। वो नकली वजदान का किस्सा सुनकर बहुत महफूज हुआ, फिर एकदम संजीदा होते हुए बोला, वजदान, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। हाँ बोलो, क्या आइडिया है? वो बोला,
रब्बी का आला कार नकली वजदान अपने उबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका। अगर तुम अपना मेकअप साफ करके इसकी जगह ले लो तो रब्बी को बड़ी आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। वो यही समझता रहेगा तुम इसके मामूल इसके आला कार हो, तुम इसकी लाइल्मी में चूनाकारी कर सकते हो। ये आइडिया तुम्हारे जहन में इसलिए आया है कि तुम रब्बी मोशे हामन की सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो एक तरफ रूहानी अलूम का माहिर है और दूसरी जानब इसने अंदर अयारी मकारी भी कूट कूट कर भरी हुई है। ये तो मेरा ही हौसला है जो अब तक इसके हत्थे नहीं चढ़ा हूँ। मैं एक मरतबा इसके घेरे से निकल आया हूँ, यही काफी है। तुम अपने हालात को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। वो पसपाई अख्तियार करते हुए बोला। मेरे जहन में एक बात आई थी सो मैंने कह दी। मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ये थके हुए जहन में आने वाली बात थी। ज्यादा मुनासिब यही होगा हम थोड़ी देर नींद ले लें, बातें कल भी हो सकती हैं। इसने मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया और मुझे सोने के लिए तन्हा छोड़ दिया। अपार्टमेंट पर पहुंचते ही हमने तसल्ली बख्श नींद पेट पूजा कर ली थी। शिकम में खुराक पहुंचे और ज़हन और जिस्म की थक को चूर हो चुके हों तो बड़ी गजब की नींद आती है। मेरी आंखें भी बोझल और दिमाग भारी हो रहा था, मगर नींद की मेहरबान आगोश में सक रखने से मुझे इंतहाई अहम करना था और वो था अपने साहिल की खबरगिरी। नकली वजदान के साथ औरत और साहिल के डुप्लीकेट के नजाई बयान ने मेरी सोच को पलट कर रखा था। वसीम की चलाई हुई गोली ने इस औरत को मौत के मुंह में धकेल दिया था और हम इसे जमीन दोस्त रेलवे लाइन ही पर छोड़ आए थे। रेटा नामी इस औरत ने मैंने चंद बातें की थी और नहायत ही आम मुख्तसर गुफ्तगू थी। रेटा के मुताबिक रब्बी ने इसे और नकली वजदान को मुझे घेरने के लिए मैनहट्टन में छोड़ दिया था। असली साहिल को वॉल स्ट्रीट से हटाने के बाद न्यूयॉर्क से बाहर निकाल दिया गया था। इस वक्त मेरी साहिल कहाँ थी और वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसका मतलब था बर्नाल्डियो ने नकली वजदान और असली साहिल के हवाले से मुझे गलत बयानी की थी। साहिल की न्यूयॉर्क में मौजूदगी और इन दोनों का एक साथ खटमंडू जाने का प्रोग्राम एक फर्जी कहानी के सिवा कुछ नहीं था। रीटा और लियोनी के मुतजाद बयानात अपनी जिंदगी के बारे में नाजुक लम्हात में दिए थे और वो इन लम्हात में अमूमन सच बोलने की कोशिश की जाती है। अब ये तो इनमें से एक सच्चा और एक झूठा था या वो फिर दोनों ही हालात की असल हकीकत से लाइल्म थे। इन्हें रब्बी की तरफ से जो मालूमात फराहम की गई वो इसी पर तकिया बैठे थे। रेटा ने इस बात का इकरार भी किया कि आज रात विंडोज ऑफ द वर्ल्ड में वही साहिल के बहरूप में मुझे फांसने गई थी। अगर मैं यानी वजदान टेबल नंबर 105 पर बैठ जाता तो फिर नकली वजदान मुझ तक रसाई हासिल करने में एक लम्हे की ताखीर न करता। वो इसी रेस्टोरेंट में घात घाय मेरी आमद का मुंतजिर था। TWC के एहतियात में पुलिस के इंतजामात को अपनी आंखों से देख चुका था। मुझे गिरफ्त में लेने के सिलसिले में अपनी तरफ से कोई वकी का फरोगज़श्त नहीं किया जा सकता था। रेटा से बात करते हुए मैंने वजदान की हैसियत से अपना तारुफ करा दिया था। जान कटी की हालत में मुझसे मिलकर इसे खुशी हुई थी या अफसोस में इस बारे में कोई अंदाजा कायम करने से कासिर था। अब मेरा नेगेटिव जिंदा रहा था और ना ही साहिल की डुप्लीकेट। हत्ता कि कुछ अरसे बाद तो TWC भी अपने कदमों पर कायम न रहा, जिसके 107वें फ्लोर पर वो आलीशान रेस्टोरेंट था जहां मुझे शिकायत करने के लिए रब्बी मोशे हामन ने रेटा को चारों के तौर पर इस्तेमाल किया था। वीजी स्ट्रीट, वेस्ट स्ट्रीट, लिबर्टी स्ट्रीट और चर्च स्ट्रीट के बाहमी मेल ताल से वजूद पाने वाला नीम चकोर कते अर्थ ट्विन टावर्स के जाए चश्मत से खाली हो गया, लेकिन सदा के लिए खाली नहीं रह सकता। आजकल डाउनटाउन में मैनहट्टन के इस हिस्से में फ्रीडम टावर की तमीरात का काम शुरू हो चुका। अमेरिका को फ्रीडम टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी तमीरात का बहुत शौक है। पता नहीं वो इसे ये जाहिर करना चाहते हैं कि दुनिया में आज़ादी सिर्फ इसी का हक है, दीगर अक़वाम आलम महज इसके गुलाम हैं। मैंने आंखें बंद की और साहिल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में मुझे जल्द ही कामयाबी हासिल हो गई और अगले ही लम्हे मैं इसके माहौल में चला गया। वो एक हवाई जहाज में सफर कर रही थी। इस तसव्वुराती इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया। इससे पहले जब मैंने इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी वो तो किसी कैबिन बैंड वैन में महवे सफर थी। किसी तैयारी में इसकी मौजूदगी को यही जाहिर करती थी इसे अमेरिका से बाहर ले जाया जा रहा था या फिर न्यूयॉर्क से किसी दूसरे स्टेट में मुंतकिल किया जा रहा है। इस सूरत हाल ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा रखा था। सबवे 6 लाइन में रहते हुए मैंने साहिल को झांका तो इस वक्त रात के 12:15 बजे थे। गोया इस वाक़े को लगभग 3 घंटे गुजर चुके थे। मैं नहीं जानता था इसे हवाई जहाज में सफर करते हुए कितना टाइम गुजर चुका है। ये भी मुझे मालूम नहीं था कि इसकी आइंदा मंजिल कहाँ होगी। ये बात भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि गुज़िश्ता 1.5-2 दिन से वो कहाँ थी। मैंने इसे एक मखसूस बेडरूम में देखा था। पता नहीं वो बेडरूम अमेरिका में था या नहीं। वॉल स्ट्रीट वाले ठिकाने पर मैंने आखिरी मरतबा साहिल को सेटल में रहते हुए देखा था। इस वक्त न्यूयॉर्क में रात के कमोबेश 12 बजे थे। अगले रोज मैं न्यूयॉर्क में था और लगभग 10:30 बजे सुबह जब मैंने साहिल के माहौल में दोबारा झांका तो इसका बेडरूम तब्दील हो चुका था। मैं यही समझा कि मैनहट्टन के अंदर रहते हुए इसका ठिकाना बदल दिया गया है, मगर मेरा जहन किसी और जावे पर सोच रहा था और रेटा की बात ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही थी। वॉल स्ट्रीट से हटाने के बाद साहिल को न्यूयॉर्क से ही बाहर निकाल दिया गया था, पर कहाँ?
अमेरिका में या फिर किसी दूसरे मुल्क में? ये ऐसे सवालात थे जिनके तसल्ली बख्श सवालात के जवाब सिर्फ रबी मोशे हैमन ही दे सकता था। साहिल इस वक्त सो रही थी। जहाज के दीगर मुसाफिर भी कमोबेश इसी हालत में थे। जब तक वो तैयारे फिजा में थे, इसकी मंजिल का तयन नहीं कर सकता था। फ्लाइट की हमवारी और मुसाफिरों को बुलंद सुकूनी यही जाहिर करता था। वो इस वक्त हजारों फुट की बुलंदी पर महविस परवाज है। मैं आंखें खोलकर बेडरूम में हाजिर हो गया। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे शदीद नींद आ रही थी, मगर ताज़ा तरीन हालात ने मेरी नींद को चाट कर दिया। मेरे दिल में फिलहाल रब्बी से रब्ता करने की ख्वाहिश जागी और मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैंने आखिरी बार रात 10 बजे रब्बी से सेलुलर रब्ता किया था और इसे बताया था मैं इसके पास इसराइल पहुंच रहा हूं। ये एक तरह से मेरे शदीद गुस्से का इजहार था। पता नहीं मेरी इस मुख्तसर और बमहम गुफ्तगू से मोशे हैमन ने क्या तासुर लिया होगा। मैंने अपनी बात कहने के बाद मोबाइल को ऑफ करके सेलुलर रब्ता मुनक़िता कर दिया था। हम इस वक्त TWC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सबवे एंट्रेंस की जाने बढ़ रहे थे। मैंने इसके मौका पर रब्बी को जो डोज पिलाया वो इस पर तिल मिलाकर रह गया होगा, लेकिन अफसोस में इसकी तिल मिलाहट इसमें महफूज नहीं हो सका था। वसीम के इस मुख्तसर से अपार्टमेंट में फोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। अलबत्ता बैनर राय वाला मोबाइल फोन वसीम के पास मौजूद था। इस मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक था। ताहम ज़हन में इस वक्त जो तूफान मचल रहा था, इसने मुझे फौरन तौर पर गैर मोहताक बना दिया। मैं बेड से नीचे उतरा और वसीम वाले बेडरूम की जानिब बढ़ गया। वो जाग रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो उठकर बैठ गया। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, नींद नहीं आ रही क्या? तुमने मेरी नींद उड़ा दी है वजदान, इसने हैजान खज लहजे में कहा और एक तवील जमाही ली। ये कमबख्त अभी आ रही है और ना ही आ रही है। मैं एक कुर्सी खींचकर इसके बेड के नजदीक ही बैठ गया और हैरत भरे लहजे में पूछा, मैंने किस तरह तुम्हारी नींद में हवाई जहाज का इंजन फिट कर दिया? तुम्हारे हालात किसी फ्लाइंग सारे उड़न तश्तरी से कम नहीं है। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हारे हम शक्ल नकली वजदान और इसके भयानक अंजाम ने मेरी आंखों में हैरतों के समंदर अंडेल दिए हैं। इन वाकयात के बारे में सोचते हुए नींद क्यों कर आएगी? तो ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। सोचना मेरे बस में तो नहीं वजदान, तुम ठीक कहते हो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इंसान जिस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहा होता है, इसके बारे में गैर इरादी तौर पर भी सोचता चला जाता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम क्यों नहीं सोए? इसने मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा, मैं एक जरूरी फोन करने के बाद सोऊंगा। जरूरी फोन? इसने चौंके हुए लहजे में कहा, फिर कदरे फिक्रमंदी से बोला, इसके लिए तो हमें किसी ब्लैक फोन बूथ का जाना होगा। तुम जानते हो इस अपार्टमेंट में फोन की सहूलत मौजूद नहीं और मोबाइल फोन तो हम मोबाइल फोन को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाहर जाकर, मैंने कते कलामी करते हुए कहा, और ये इस मोबाइल का मेरे हाथों आखिरी इस्तेमाल होगा। मेरे लहजे की मुतमईन ने वसीम को बावर करा दिया। मैं कोई फैसला करने के बाद ही इसके पास आया हूँ। वो बिस्तर छोड़ते हुए बोला, ठीक है, हम इस वक्त बाहर जा रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दो, ये इमरजेंसी कॉल तुम किसे करना चाहते हो? जो शख्स इस मोबाइल का बिल भरने का ठेकेदार बना है। मैंने मायने खेस लहजे में कहा, मैं इस सेल से छुटकारा पाने के बारे में फैसला कर चुका हूँ, फिर क्यों ना इसके ठेकेदार से दो बातें कर ली जाएं। ओह, तुम रबी मोशे हैमन को रिंग करना चाहते हो? वसीम ने तस्फ अमेज अंदाज में कहा। ठीक 10 मिनट बाद हम येलो मेडिलियन में बैठकर शुगर हिल से निकल रहे थे। वसीम ने अपने टैक्सी की ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी। मैं इसके बराबर में पैसेंजर सीट पर मौजूद था। मैंने मोबाइल को ऑन करते हुए कहा, क्या मैनहट्टन में कोई सिग्नल फ्री एवेन्यू भी है? रात के आखिरी पहर तुम में एवेन्यूज को सिग्नल फ्री ही समझो, इसने जवाब दिया। सख्तरीन सर्द मौसम में किसी को सड़कों पर रश लगाने की मुसीबत नहीं पड़ी। हम जिस भी एवेन्यू स्ट्रीट में दाखिल होंगे वो ताहत निगाह हमें खाली ही नजर आएगी। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से इजाफा करते हुए इसने पूछा, वैसे तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने गहरी नजर से इसे देखा और कहा, क्या तुम कोई घबराहट महसूस कर रहे हो? नहीं तो, वह मजबूत लहजे में बोला। घबराहट कैसी? मैंने कहा, खैर छोड़ो, हाँ सुनो। मैं चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर ठहरी हुई आवाज में इजाफा किया, तुम बस टैक्सी को दुराते जाओ। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम कहाँ कहाँ से गुजारोगे और कैसे गुजरोगे। बस टैक्सी को एक लम्हे के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मोबाइल पर गुफ्तगू के दौरान में नेटवर्क का कोई एंटीना टावर हमारी लोकेशन को जानने में कामयाब हो। ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के इम्कानात को एक लम्हे के लिए ज़हन से खारिज न करना। ओके बॉस, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत पैदा नहीं होगी। तुम नहायत इत्मीनान से रबी मोशे हैमन से बात करो। मैं मुतमईन होकर मोबाइल की पैड से खेलने लगा। अगले ही लम्हे रब्बी से राब्ता हो गया। मैंने इसके हेलो के जवाब में छूटे ही कहा, रिस्पेक्टेड लॉर्ड, कैसे हो? मेरे लबो लहजे से रब्बी के मुतफाना एहतराम भी रुखसत हो गया। हालात जिस दहज पर पहुंच गए थे वहाँ किसी मुसलहत या मुनाफिकत की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे के खुले दुश्मन थे और इस हकीकत को किसी तमे कारिकों से गुजारने का कोई फायदा नहीं था। मेरे बच्चे वजदान, चापलूसी और मुनाफिकाना शफकत का वक्त गुजर चुका मोशे हैमन, मैंने नहायत ही सख्त अल्फाज में कहा। तो इसका जुमला अधूरा रह गया। बताओ,
कब, कहाँ और किन शर्त पर साहिल को मेरे हवाले करोगे? इसने एक बोझल सांस खारिज की और सरसराती हुई आवाज में बोला, तो मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। अनकरीब तुम भी जाया होने वाले हो, मैंने तुष लहजे में कहा। जिस तरह रात के दरमियानी हिस्से में तुम्हारा दस्ते राज बर्नाल्डियो आलाकार नकली वजदान, इसके साथ ही डुप्लीकेट ऑफ साहिल, रीटा, एस्ट बासट स्ट्रीट वाले साइनागॉग का रबी फ्रैंकलिन और इसका दराज काम साथी मेरे हाथों जाया हो चुके हैं। मैं सांस लेने को रुका और फिर कहा, तुम तो बड़े इख्तियार और बाखबर रबी हो, दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, ताज़ा तरीन इत्तलात तुम्हारी दस्तरस में रहती हैं। ये न्यूज़ तो तुम्हारी अपनी है, यकीनन तुम तक पहुंच चुकी होंगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसने बुनकार से मुशाबा मगर ठहरी हुई आवाज में समा तक पहुंचाई। वजदान, सनशाइन अपार्टमेंट और जमीन दो रेलवे ट्रैक पर जो अफसोसनाक वाकयात पेश आए, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हर गलती को माफ करने। तुम कौन होते हो माफ करने वाले? मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही दुष्ट लहजे में कहा। वो संगीन नरमी से बोला, वजदान, तुम्हें मैं दोस्त बनाना चाहता। मैंने एक मरतबा फिर इसकी बात को काट दिया। हम कभी दोस्त थे और ना आइंदा कभी बन सकते हैं। मेरे क्या यहूदी किसी भी गैर यहूदी के दोस्त नहीं हो सकते। आज तक तुम लोगों ने जिससे भी दोस्ती की वो गया काम से। तुम लोग जिस मुल्क में दोस्त बनकर कदम रख दो, वहाँ कहसारी और फाका कशी की नौबत आ जाती है। इस दुनिया के कितने ही ममालिक को तुम लोगों ने दोस्ती के आड़ में दुश्मनों से ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। यहूदी सिर्फ यहूदी का दोस्त है और ज़ाती मुफाद की खातिर वो किसी भी मुसलहत की बिना कर रस्ते का खार जानकर अपने दोस्त का पता साफ कर देता है। वो तुम्हें ये दोस्ती का नाटक रचाते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुमने मुझे ट्रैप करने के लिए रेटा को साहिल के रूप में विंडोज ऑफ द वर्ल्ड में भेज दिया और कहते हो कि तुम मुझ पर बहुत शफीक और मेहरबान हो। वो तो मेरी ये हिकमत अमली काम आ गई, वरना मैं तुम्हारी झूठी दोस्ती की नजर हो चुका होता। यही है तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत। मुसलिहत और मुनाफिकत के दरमियान हायल तमाम पर्दे उठ गए तो वो भी बदले हुए अंदाज में बोला, तुम कभी मेरे दस्तरस से बाहर नहीं रहे। मैं जब चाहूँ तुम्हें अचक लूँ। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया मगर अब करना होगा। मेरी ढील का तुमने गलत मतलब लिया, मेरे इख्तियारात का अंदाजा नहीं। ये डायलॉग किसी मरऊब और मतूब शख्स के सामने मारना। मैंने जहर खंदक लहजे में कहा। मैं मानता हूँ तुम बहुत ऊंची अप्रोच वाले हो, लेकिन ये बात बकवास है कि मैं तुम्हारी दस्तरस में रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में जरा सा भी सुराग मिल जाता तो तुम्हारे हर कार्य में मुझ तक पहुँच जाते। फिर मेरी शारक और तुम्हारे साथ क्या होता? वो पथरीले लहजे में बोला, फिक्र न करो, अब ऐसा ही होगा। तुम मुझसे मरऊब ना सही लेकिन मातूब जरूर हो। तुम पर 4 अमरीकी शहरियों बर्नाल्डियो, रबी फ्रैंकलिन, रेटा और एडमंड के कत्ल का इल्जाम है। दुनिया का कोई मुमालिक तुम्हें पनाह देने की गलती नहीं करेगा। भागो, मैं देखता हूँ तुम कितना देर भाग सकते हो। वो शातिर बड़ी सफाई से नकली वजदान का तस्करा गोल कर गया था। इसके इल्जाम की खतरनाकियत से मुतासिर होते हुए बगैर कहा, रबी, इस नोयत का एक इल्जाम पहले भी मुझ पर आयद किया गया था जब कराची में मैंने यहूदी नस्ल अरबपति मिस्टर नील आर्मर, इसकी खूबी रेस्ट्रिक्टेड शेबा और अमरीकी फाइटर डेविड के कुत्ते की मौत मारा था। एक लम्हे को मुतवक्किफ होकर मजीद कहा, मोट मैकेले की हार्वी गुजरगाह से फरार होते वक्त मैंने यूएस आर्मी के चंद अफराद को नुकसान पहुंचाया था और यहाँ मैनहट्टन में अल्फ्रेड ग्राहम और साइमन को मैंने जिस अजाब से गुजारा है वो भी तुमसे मुख्फी नहीं। और आइंदा भी जो फितना परवर यहूदी मेरे हाथों सब। जुमला पूरे होने से पहले ही रबी की इस्तरारी आवाज मेरी समाज से टकराई। इन सब अमवात को तुम्हारे खाते में दर्ज किया जाएगा। मजमूई तौर पर तुम 1 दर्जन अमरीकी यहूदियों को कत्ल कर चुके हो। तुम सिर्फ मातूब ही नहीं बल्कि मतलूब की हैसियत अख्तियार कर चुके हो। मोस्ट वांटेड पर्सन फॉर मी एंड स्टेटस। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, रबी, तुम तो मुझे एमएल का सी भी ग्रोह साबित करने पर तुले हुए हो। एमएल ने चंद अहम अफराद को कत्ल किया था, तुम इससे कहीं बड़े मुजरिम हो। CIA के एजेंट कहते हो हुए तुम्हारे पेट में मरूर उठता है जो अहम अफराद जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो मेरी तंज को नजरअंदाज करते हुए अपना कहता चला गया। एमएल का जुर्म इसे पूरी दुनिया में दौड़ाता फिरा और फिर आखिर हमने इसे गिरफ्तार कर ही लिया, और वो भी तुम्हारे ही मुल्क से। आखिरी जुमला अदा करते हुए इसके लहजे में हकारत आई। अब वो हमारी गिरफ्त में है। इस पर अमेरिका में मुकदमा चला जा रहा है और अनकरीब इसे बदतरीन सजा से भी गुजारा जाएगा। इस वक्त तक एमएल कासी का अंजाम नहीं हुआ था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मोशी हमन, मैं एमएल नहीं हूँ जो CIA के एजेंटों के डर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भागता फिरूंगा। मैं इस वक्त तुम लोगों के अंदर घुसा बैठा हूँ और अंदर रहकर ही तुम्हारा कबारा करता रहूंगा। टच मी यू कैन। मेरी जुबान से अदा होने वाली आखिरी जुमला एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसा चैलेंज आज तक किसी शख्स ने अमेरिका बहादुर को नहीं दिया होगा। दूसरी जानब एक लम्हे के लिए मौत का सन्नाटा फैल गया। फिर रबी की गमगीर आवाज सुनाई दी, क्या तुम इस हट धर्मी और यहूद दुश्मनी में अपने साथी को भी फरामोश कर दोगे? अगर तुम स्टेटस ही में बैठे रहोगे तो क्या होगा? मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी खौफनाक कैकरे ने मेरे दिल में अपनी गिरफ्त ले ली हो। मैं तस्वुर की निगाह से इसे एक हवाई जहाज में महवे परवाज देख चुका था।
اس کا غالب مطلب یہی تھا وہ امریکہ سے باہر کہیں جا رہی تھی۔ میں تڑپ کے رہ گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنے وجود کے سب سے اہم عضو کو فراموش کر بیٹھوں، کس سوچ میں گم ہو۔ میری لمحات خاموشی کے پیچھے نظر ربی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ایک تجویز دی، تمہاری تمام تر دشمنی کے باوجود میں تمہارے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑ رہا ہوں، وجدان، تم اس دروازے سے گزر کر اپنے ساحل تک پہنچ سکتے ہو۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تم کس دروازے کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ بولا، تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا میں کب، کہاں اور کن شرائط پر ساحل کو تمہارے حوالے کروں گا، تو نوٹ کر لو۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ شرط نامہ صرف ایک ننھی سی فرمائش پر مشتمل ہے۔ اگر ساحل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلی فرصت میں میرے پاس اسرائیل چلے آؤ۔ وہ بہت ہی گہری چال چل رہا تھا، اس پیشکش کے زور پر مجھے پناہ گاہ سے نکال کر منزل پر لانا چاہتا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کی ناکامی کا اعتراف بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا ڈیوائڈ کسی حیثیت کا کامل تھا جب وہ جہاں چاہے مجھے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا۔ میں نے کسی بحث میں پڑھنے کی بجائے اس سے کہا، اسرائیل آنے کی دعوت تو تم مجھے اس طرح دے رہے ہو جیسے ساحل بھی وہاں موجود ہو۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ روب در آواز میں بولا، صرف اتنا بتا دو کب اور کس فلائٹ سے اسرائیل پہنچ رہے ہو۔ ایئرپورٹ پر میرے خاص آدمی تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، وہ تمہیں سیدھا میرے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔ ربی، میں تمہاری ظرف اور مہمان نوازی کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ میرے الفاظ میں طنز کے نشتر چھپے تھے۔ درجن بھر افراد کے قاتل کو تم کتنا کشادہ دل اور خندق پیشانی سے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہے ہو، یہ بھی دشمنی کا ایک انداز ہے۔ وہ فقریہ لہجے میں بولا، تمہاری مجرمانہ حیثیت اپنی جگہ، لیکن اگر تم امریکہ سے اسرائیل آ جاتے ہو تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، تم ساحل کو یہاں پاؤ گے، میری اس سے بات کراؤ۔ میں نے اچانک ایک باؤنسر مارا۔ وہ مکاری سے بولا، وہ اس وقت بات لے رہی ہے، ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے، سوری میں تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی عیاری پر غصہ آ گیا، بے ساختہ میرے الفاظ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاش لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے ان کا ربی مربی کتنے فراڈے سے جھوٹ بولتا ہے۔ ٹیڑھی صورت والے کسی شخص کو آئینہ دکھایا جائے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ربی کی سیرت میں ٹیڑھ اور نیت میں پھیڑ تھا۔ میرے الفاظ کی تلخی نے اسے آتش زیرپا کی کیفیت میں پہنچا دیا۔ برہمی سے بولا، کیا پک رہے ہو؟ میں یہ فرما رہا ہوں کہ ساحل اس وقت ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ دوسری جانب متفسانہ خاموشی چھا گئی، پھر ربی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں میرا ہر انداز درست تھا۔ میں نے اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ میرے بارے میں کس قسم کی اندازے بازی کرتا رہا ہے۔ ربی کا واضح اشارہ میری اس مخفی صلاحیت کی جانب تھا جس کے طفیل میں اس ساحل کے وقوع پذیری سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی رم میں ٹھہری ہوئی آواز میں میری سماعت تک پہنچی، ٹھیک ہے وجدان، اب میں تمہیں اپنا گریڈ کر رہا ہوں۔ وہ اور گریڈ اور ڈی گریڈ نہ کرنا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں نے انداز میں کہا، باقی سب گریڈ چلیں گے۔ وہ میرے طنز اور تمسخر کو انداز کہتے ہوئے بولا، اگر تمہاری ساتھی اس وقت طیارے میں ہے تو میرے ہی حکم پر ہے۔ اس وقت اسرائیل میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ جب نیو یارک کی گھڑیاں اس وقت کو چھوئیں گی تو میرے پاس ہوگی۔ اب اس کی حیثیت مہمان کی نہیں بلکہ قیدی ایسی ہوگی۔ تم اپنے کسی بھی ذہنی اور روحانی صلاحیت کے بلبوتے پر اس تک کسی بھی قسم کی رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم جانتے ہو عملیات کے شعبے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ نیو یارک میں تو 12 بجے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں بات نہیں بجائے تو میرا نام بھی ربی موشے حامد نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کب تک اور کس بل میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہو۔ میں تمہارے لیے ایسا شیرہ لگاؤں گا کہ کسی دیوانی مکھی کے معنی تم سر دھنتے ہوئے میری جانب لپکو گے، اسرائیل میرے قدموں میں پہنچو گے۔ میں تمہارے لیے اسرائیل بن کر اسرائیل پہنچوں گا، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ وش یو بیڈ لک کبھی موشے حامد۔ بات ختم کرتے ہی میں نے سیل کو آف کر دیا، پھر جرے اطمینان سے اپنی سائٹ کا شیشہ گراپا اور اس دستے موبائل فون کو کھڑکی سے باہر مین ہیٹن کی چھڑچھڑاتی ہوئی فضا میں دور اچھال دیا۔ یلو کیب اتنی تیزی سے رفتار کر رہی تھی کہ اس وینیو نے میرے دیے ہوئے تحفے کا کس طور پر استقبال کیا یہ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ شیشہ چڑھا کر سیدھا ہوا ہی تھا۔ وسیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم اب تک ٹریس آؤٹ نہیں ہوئے یا ٹریس آؤٹ نہیں کیا گیا تو آئندہ اس خوشی میں نہ رہنا۔ ربی سے ہونے والی تمام تر گفتگو بڑی خطرناک اور ہلچل مچانے والی ہے۔ تم اس وقت ہائی رسک پر ہو۔ تم نہیں، ہم کا لفظ استعمال کرو۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اسپاٹ آواز میں کہا، تم نے ٹریسنگ اور اس کے حوالے سے واحد کا سگیہ اپنایا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں اس وقت میں ایک اجنبی ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا ہوں جو مجھے منزل پر پہنچانے کے بعد کرایہ وصول کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا؟ ربی سے ہونے والی بات چیت کو ایک طرفہ وسیم نے بھی سنا تھا اور نفس گفتگو کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ اس کی تشویش بجا تھی کہ میں اس وقت بہت مختلف موڈ میں تھا، یہ اسے آزمانے کا موقع بھی تھا، لہٰذا میں دو ٹوک رہا۔
आई एम वेरी सॉरी यार, वो ندامت अमेज लहजे में जल्दी से बोला। मेरा मतलब ये नहीं था, हम दोनों अब एक साथ हैं, हमारा दुख सुख नफा नुकसान मुश्तरक है। पता नहीं बेधाने में मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगेन आई एम सॉरी। वसीम, मैंने बस दस्तूर विंडो स्क्रीन के पार देखते हुए कहा, मेरी तो सारी जिंदगी रेड अलर्ट और हाई रिस्क पर गुजरी है, लिहाजा रब्बी से पड़ने वाला दंगल मेरे लिए मामूल की बात है। अलबत्ता तुम अगर ये महसूस कर रहे हो कि सॉरी बोल दिया ना यार, वो खफगी अमेज अंदाज में बोला। कहो तो स्ट्रेटिंग छोड़कर तुम्हारे पाँव पर जाता हूँ। इस तरह कुछ ना हो, रब्बी का काम जरूर आसान हो जाएगा। हाई स्पीड पर दौड़ती हुई किसी गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब जानते हो ना। काफी का मूड हो रहा है, मैंने सादगी से कहा। वसीम की दोस्ती और इखलास को किसी आजमाइश की जरूरत नहीं थी। वो सवाल मैंने हालात के दबाव के तहत इससे किया था। इसने गुज़श्ता रात मेरे साथ जिसका सफर आगाज किया था, आगे चलकर पता नहीं इसे क्या क्या रंग दिखलाता, इसलिए इब्तिदाई मरहले पर इसकी ड्राइंग क्लीनिंग मुनासिब थी। काफी का जिक्र पर इसने हैरत भरी नजर से मुझे देखा और काफी देर तक खामोश से देखता रहा। मेरी संजीदगी में जब कोई फर्क ना आया तो इसने सरसरी अंदाज में कहा, इस वक्त कौन सा काफी हाउस खुला होगा। मेरे दिल दिमाग में नफरत का एक अलाव रोशन था। मखसूस मुनाफिकाना और दगाबाज यहूदी ज़हनियत से नफरत किसी भी कौम के सारे अफराद एक जैसे नहीं होते, मगर यहूदी दुनिया की वो वाहिद कौम है जिनके अमूमी मिजाज में कदर मुश्तरक पाई जाती है। मैं इस वक्त एक खास कैफियत में था, इसलिए वसीम की बात का जवाब में कहा, यार ये मैनहट्टन है, अमरीका का लंडा बाजार, इसका नाम तो फिटे मुंह होना चाहिए। मैं एक तरंग में बोलता चला गया, अपना प्यारा वतन सबसे अच्छा है। पाकिस्तान के दिल लाहौर और दिमाग कराची में, ये बेरौनकी तो देखने में ही आती है। मैनहट्टन के पास कैसीनो को सारी रात खुले रहते हैं। वसीम ने ड्राइविंग जारी रखते हुए कहा, मगर किसी काफी हाउस का ऑन सर्विस मिलना मुहाल है। मैंने मजाक के रंग में जल्दी से कहा, कैसीनो और पब में जाने का मुझे शौक नहीं, अगर काफी नहीं मिल सकती तो वापस अपार्टमेंट चलो। मैं 3rd डिस्ट्रिक्ट को ट्राई करता हूँ, वसीम ने कहा। शायद टाइम्स स्क्वायर में बात बन जाए, वहाँ की रौनक आसानी से खत्म नहीं होती। 13 मील तवील और 2 मील अर्जीज में मैनहट्टन के इलाके को मुख्तलिफ इज़्ज़ा में तकसीम किया गया है। वहाँ की खसूसियत के पेश नज़र इसलाह के नाम रखे गए हैं। बैंकिंग, स्टॉक, ट्रेड एंड फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मलबूसात शोज, ब्यूटी सैलून एंड पार्लर, लैंग्वेज और हर किस्म के पहनावे का मरकज, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, शोबिस और पिक्चर हाउसेज की मंडी, थिएटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। हर देश का अपना एक चलन होता है, खुशियां बद इससे बहस नहीं सकता। 6th एवेन्यू, 8th एवेन्यू, वेस्ट 40 स्ट्रीट और वेस्ट ट्रेबन स्ट्रीट के दरमियान वाक़ मुस्तकिल किता मैनहट्टन थिएटर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और टाइम्स स्क्वायर इस डिस्ट्रिक्ट का दिल है। टाइम्स स्क्वायर दर हकीकत ब्रॉडवे, 7th एवेन्यू और वेस्ट 44 स्ट्रीट के इंटरनेक्शन से वजूद पाता है। इसका निक नेम द क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ हर वक्त रंगो रंगो एक सैलाब सा आपा रहता है। अब यहाँ की इमारतों को नेवन साइंस की मार्केट समझ जाता है। वसीम ने येलो मेडिलियन को MTV ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग के नज़दीक गुजारी और दूसरी जानिब मैकडोनल्ड्स को पहलू में छोड़ते हुए डिज्नी स्टोर पहुँच गया। डिज्नी स्टोर के अंदर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी हाउसेज, होटल्स, पिज़ और दफातर वाक़ हैं। इत्तेफाक से हमें अपने मतलब का एक कॉफ़ी हाउस खुला मिल गया। अपनी तलब पूरी करने के लिए जब हम वापस शुगर हिल पहुंचे तो सुबह के 6 बज रहे थे। वसीम हद से ज्यादा संजीदा था। इस संजीदगी में एक खास किस्म की उलझन पाई जाती थी। मैंने इसे टटोलने के रब्बी का जिक्र छेड़ दिया। पता नहीं इस बंदे के जरा इतलात कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। सनशाइन अपार्टमेंट और सबवे ट्रैक वाले वाकयात को चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे, ये ब्रेकिंग स्टोरीज इस तक पहुंच गईं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वसीम मेरी चाल में आ गया। संजीदगी को तोड़ते हुए उभराई हुई आवाज में बोला, वजदान रब्बी तो जो है सो है, मगर तुम भी बहुत ऊंची चीज हो। तुम्हारा न्यूज नेटवर्क मेरी समझ से बिलातर है। न्यूज नेटवर्क? मैंने ताज्जुब खेज लहजे से देखा। और नहीं तो क्या, वो झुंझलाए हुए लहजे में बोला। हम नकली वजदान और असली साहिल के पीछे लपक कर 6 लाइन पर सवार हुए, लेकिन जब ट्रेन के अंदर साहिल नजर नहीं आई तो तुमने फितवा सादिर कर दिया। वो ट्रेन पर सवार ही नहीं हुई। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें साहिल के बारे में ये मालूमात कैसे हासिल हुई? वो एक लम्हे को रुका, फिर अपने गिले आगे बढ़ाते हुए बोला, और थोड़ी देर पहले तुमने रब्बी के मुंह पर अल्फाज का तमाचा रसीद करने के लिए इंकिशाफ किया कि साहिल इसराइल में नहीं बल्कि किसी हवाई जहाज पर परवाज है। ये एक चंबक खबर तुम तक कैसे पहुंच जाती है? क्या मैं गलत हूँ? तुम गलत कह रहे हो और ना ही तुम्हारे सवाल करने पर पाबंदी आयद है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और इसे गले लगा लिया। फिर इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैंने अपनी खुफिया सलाहियतों के बारे में बातें तुम्हें नहीं बताई थी। छुपाने का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बल्कि इस गुफ्तगू के लिए मुनासिब वक्त की तलाश में था और मेरा ख्याल है अब वो मुनासिब वक्त आ गया है। वसीम ने मुझे सख्ती से खींच लिया। थोड़ी देर बाद हमारे अलग हुए दोनों आंखों में नमी तरी हो गई। इन्हें खुशी की नमी थी, एतबार और एतमाद की दलील जो हम एक दूसरे पर करने लगे थे। इस इसार और कुर्बानी का सबूत इसके जज्बात एक दूसरे के लिए हम दिलो रखते थे।
آئندہ 1 گھنٹے میں میں نے وسیم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دنیا میں جتنے بھی منہ بولے رشتے پائے جاتے ہیں، ان سب سے پائیدار اور کھرا رشتہ دوستی کا ہے۔ ہمارے اب یہ رشتہ ہو چکا ہوتا۔ اگر خالص رشتے کی امانت کرنا تھا تو بنیاد سچ پر رکھنا چاہیے تھی۔ دماغ کو مقصود ہدایات دے کر سونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دوران بھی کسی ہوشیار چوکیدار کی طرح نہ صرف چوکس رہتا ہے بلکہ آپ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے 7 بجے سونے کے لیے لیٹا اور اپنے دماغ کو الارم لگایا کہ 11 بجے تک پرسکون اور محفوظ نیند کی ہدایت کی، مگر میری آنکھ کھل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کوئی آتے گڑبڑ ہو گئی تھی، ورنہ یوں مقررہ وقت سے پہلے میری آنکھ نہ کھلتی۔ ایپیسوڈ 24 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 25 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔